बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रत्ना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अकेली थी और उसका कोई परिवार नहीं था। रत्ना हर सुबह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने जाती थी। एक दिन एक छोटा सांप उसकी लकड़ियों के गट्ठे में छिप गया, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। घर पहुंचकर जब उसने लकड़ियां फर्श पर रखी तो वह छोटा सांप बाहर निकल आया। रत्ना सांप को देखकर अपने आप से कहने लगी, यह कितना प्यारा सांप है, मेरी तो कोई संतान नहीं, आज से यही मेरा बेटा। रत्ना ने उस सांप को प्यार से पाला और उसका नाम नागराज रखा। नागराज बड़ा होता गया और उसकी बुद्धि और शक्ति बढ़ती गई। एक दिन राजकुमारी माधवी अपनी सहेलियों के साथ जंगल घूमने गई। उसी रास्ते पर नागराज भी जा रहा था। नागराज की नजर पहली बार राजकुमारी पर पड़ी। नागराज राजकुमारी को देखकर मोहित होकर मन में कहा, वाह, ये तो वही राजकुमारी है जिसके बारे में मैंने सुना था। जितना मैंने सुना था यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसकी आंखें, इसकी मुस्कान, इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। राजकुमार छिपकर राजकुमारी को देखता रहा और उसके हर हाव भाव को अपने दिल में बसा लिया। उस दिन के बाद से वह सिर्फ राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहा। राजकुमार उदास होकर घर लौटता है। रत्ना परेशान होकर बोली, क्या हुआ मेरे बेटे, आज तुम इतने गुमसुम क्यों हो? माँ, मैंने आज राजा पृथ्वीराज की बेटी राजकुमारी माधवी को देखा। वह इतनी सुंदर है कि मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। माँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि राजा अपनी इकलौती बेटी तुम्हें देगा? तुम तो एक सांप हो। माँ, मेरे नाग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अब जाएं और राजा से राजकुमारी माधवी की हाथ मांगे। बाकी मैं देखता हूँ कि राजा क्या कहता है। रत्ना राजा से मिलने महल के द्वार पर पहुँचती है। ठहरो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें राजा से क्या काम है? रत्ना विनती करते हुए कहती है, मुझे राजा से अकेले में कुछ बात करनी है। लेकिन रत्ना के बार बार जोर देने पर उसे जाने की अनुमति मिल जाती है। रत्ना राजा के सामने शर्मिंदा होते हुए कहती है, महाराज, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे से पूछने का वादा किया है। मेरा बेटा एक सांप है और वह आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। राजा पृथ्वीराज क्रोधित होकर बोले, क्या? एक सांप? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक सांप के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? राजा रत्ना को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे रत्ना का पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। रत्ना दर्द में लड़खड़ाती हुई घर लौटती है। रत्ना अपने बेटे से कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह देखो, मैं अपंग हो गई हूँ। माँ, तुम अपने पैरों की चिंता ना करो, मैं अभी इसे ठीक किए देता हूँ। नागराज एक अंगूठी पर फूंक मारकर कहता है, रत्ना का पैर ठीक हो जाएगा। पलक झपकते ही रत्ना का पैर ठीक हो जाता है। अगले दिन नागराज फिर से रत्ना को राजा के पास भेजता है। राजमहल में फिर से रत्ना के साथ बुरा व्यवहार होता है। पहरेदार रत्ना को धक्के मारकर महल से बाहर निकालते। रत्ना राजमहल से लौटते हुए अपने आप से कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर से उस महल में पैर नहीं रखूंगी। नागराज सारी बातें सुनने के बाद रत्ना से कहता है, माँ, ये आखिरी बार है, तुम फिर से राजा के पास जाओ और विवाह का प्रस्ताव रखो। मैं वादा करता हूँ, ये आखिरी बार है। रत्ना फिर से राजमहल जाकर राजा से कहती, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के लिए दे दीजिए, अन्यथा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी।
हा 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 हा। ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। कल तक तुम्हारी झोपड़ी की जगह मेरे महल से भी बड़े महल तैयार हो जानी चाहिए। तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक एक रेशम का रास्ता बन जाना चाहिए, और 400 से भी ज्यादा घुड़सवार सेवक तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, जो अलग अलग रंग के कपड़े पहने हो। रत्ना घर लौटकर नागराज से कहती है, नागराज, राजा ने ये शर्तें रखी हैं। बस इतना ही, तुम चिंता ना करो माँ, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा। आधी रात को नागराज एक अंगूठी पर फूंक मारकर कहता है, रत्ना की झोपड़ी राजा के महल से भी बड़े महल में बदल जाए, हमारे और राजा के महल के बीच रेशम का रास्ता बन जाए, और हर रंग के कपड़े पहने हुए घोड़ों पर सवार 400 सेवक हमारी आज्ञा का इंतजार करें। इतना कहते ही झोपड़ी एक भव्य महल में बदल जाती। राजा खिड़की से बाहर देखकर कहता है, महारानी, यह किसका महल है? क्या यह सच में महल है या मेरी आंखों का धोखा है? रानी ने महाराज से कहा, हाँ स्वामी, यह एक महल है। कल तो वह सिर्फ एक झोपड़ी थी। तो क्या अब हमें अपना वचन निभाना पड़ेगा? हमारी बेटी की शादी अब हमें उस सांप से करानी पड़ेगी। नागराज शादी के लिए घोड़े पर सवार होके अपने सैनिकों के साथ चल देता है। राजा दुखी मन से राजकुमारी माधवी और नागराज की शादी करवा देता है। नागराज राजकुमारी के कक्ष में आता है। राजकुमारी उसे देखकर डर जाती है। नागराज अपनी त्वचा उतार देता है और एक सुंदर युवक बन जाता है। राजकुमार मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहता है, मेरी प्यारी पत्नी, यह तुम कभी किसी को मत बताना कि मैं रात में इंसान में बदल जाता हूँ और दिन में सांप में बदल जाता हूँ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी माधवी हैरानी से कहती है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। नागराज राजकुमारी से कहता है, मेरा नाम नागराज है। यह नाम मेरी माँ ने रखा है। अगली सुबह राजा एक दूत को नागराज के महल में भेजता है, यह पता लगाने के लिए कि राजकुमारी जीवित है या नहीं। दूत नागराज के महल से वापस आकर राजा से कहता है, महाराज, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और वह बहुत खुश है। क्या यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी एक सांप के साथ कैसे खुश रह सकती है? कुछ दिनों बाद राजा अपनी बेटी और दामाद को दोपहर के भोजन पर बुलाता है। रानी राजकुमारी को रोते हुए देखकर कहती है, मेरी बेचारी बेटी, हमने तुम्हें इतना दुख दिया है, तुम कितनी दुखी हो। राजकुमारी माधवी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। एक राज्य में एक विवाह समारोह होता है, जिसमें नागराज अपनी खाल उतारकर इंसान के रूप में वहां जाता है। नागराज को देखकर राजकुमारी की माँ राजकुमारी से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी भाग्यशाली होती अगर तुम्हारा पति ऐसा ही कोई आदमी होता। राजकुमारी माधवी अपनी माँ की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बोल पड़ती है, माँ, वह मेरा ही पति है, नागराज है, माँ, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही वह यह कहती है, नागराज अदृश्य हो जाता है। राजकुमारी उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। राजकुमारी माधवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं किसी को न बताऊं। मुझे उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा, नहीं तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने मुझसे कहा था कि मुझे लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और एक यात्रा बैग की जरूरत होगी। राजकुमारी कई दिन और रात बिना खाए पिए भटकती रही। थक कर वह एक रहस्यमयी बुढ़िया से मिली। बुढ़िया ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम सूर्यदेव के पास जाओ, उन्हें जरूर मालूम होगा तुम्हारा पति कहाँ है। राजकुमारी माधवी रोते हुए सूर्यदेव से कहती है,
हे सूर्यदेव, मैंने अपना पति नागराज की तलाश में हूँ, वह गायब हो गए हैं। सूर्यदेव राजकुमारी को भोजन कराते हुए कहते हैं, तुम्हारे पति को समुद्र के उस पार एक दैत्य ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे अपने साथ समुद्र के पार ले जाइए। सूर्यदेव राजकुमारी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि तुम रास्ते में गिर न जाओ, क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ। राजकुमारी माधवी सूर्यदेव से कहती है, मैं नहीं गिरूंगी, कृपया मुझे ले चलिए। सूर्यदेव राजकुमारी माधवी की बात मानकर उसे अपने रथ पर बिठाकर समुद्र पार ले जाते हैं और उसे समुद्र के उस पार छोड़ देते हैं। तभी वहां एक दैत्य आता है। दैत्य राजकुमारी को पकड़कर अपने घर ले जाता है। दैत्य राजकुमारी को अपने घर में बंदी बना लेता है और वहां नागराज भी होता है। नागराज अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लेता है। नागराज अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मुझे पहचान ले। वह अपनी अंगूठी एक जग में फेंक देता है। राजकुमारी माधवी जग धोते समय उस अंगूठी को देखकर कहती है, यह तो मेरे पति की अंगूठी है, इसका मतलब वह यही है। तभी दैत्य राजकुमारी की सारी बातें सुन लेता है और अपने मन में कहता है, अच्छा, तो ये दोनों पति पत्नी हैं। दैत्य राजकुमारी माधवी और नागराज को खूब खिलाता पिलाता है ताकि उन्हें वो खा सके। कल के खाने के लिए इंसान का मांस पका हुआ होना चाहिए। राजकुमारी माधवी परेशान होकर कहती है, अब मैं क्या करूं? उधर नागराज जागते हुए सोचता है। मुझे सब कुछ संभालने दो। अगले दिन नागराज फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल जाता है लकड़ियां काटने। दैत्य गुस्से में कहता है, मेरे जंगल में तुम लकड़ी क्यों काट रहे हो? नागराज विनती करते हुए दैत्य से कहता है, हे दैत्य महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक युवक के लिए ताबूत बना रहा हूँ जो अभी अभी मरा है। वह एक राजकुमार था, उसका नाम नागराज था। दैत्य खुश होकर कहता है, तो वह मर गया? मुझे बताओ, वो मेरा कैदी था। दैत्य बात करते करते ताबूत के अंदर चढ़ जाता है। नागराज तुरंत ताबूत बंद करके आग लगाते हुए कहता है, अब तुम्हारा अंत आ गया है। नागराज और राजकुमारी अपने महल लौट आते हैं। नागराज खुश होकर राजकुमारी से कहता है, मैंने दैत्य को मार दिया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और नागराज हमेशा के लिए एक इंसान बन जाता है।